बजट सामने है और कमोडिटी मार्केट कई उम्मीदें सरकार से लगाई बैठे हैं। एक्सचेंजों का गिरता कारोबार और बाजार की लच्चर इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियां बहुत हैं। वादों और ऐलानों की गूंज तो हर साल सुनाई देती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मोबाइल के जरिए लोगों की हथेली में सिमट चुके साइबर वर्ल्ड के बावजूद देश का कमोडिटी बाजार अब भी टेक्नोलॉजी से महरूम है। ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि नई सरकार से जहां इकोनॉमी को रफ्तार की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, वहीं देश की सबसे बड़ी आबादी की रोजी रोटी जिस मार्केट से चलती है उसकी हालात बेहद खराब हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कृषि और कमोडिटी मार्केट की, जिसकी मोदी सरकार के इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। पेश है इसी पर हमारी एक खास सीरीज। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ समीर शाह, एनबीएफसी के एमडी और सीईओ अनिल चौधरी और साथ ही साथ हिंदू बिजनेस लाइन के कमोडिटीज एडिटर जी चंद्रशेखर और एनएमसीएक्स के जॉइंट एमडी पीके सिंगल। आप सभी का स्वागत है। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। कंसिडरिंग द सीनियर मोस्ट इन द पैनल, आपने सालों साल कई सारे बजट देखे हैं। इस बारी कमोडिटी मार्केट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या ये बजट हटकर रहेगा? क्या आपको लग रहा है वाकई इसमें दम देखने को मिलेगा? मैं नहीं समझता हूं कि कोई खास दम देखने को मिलेगा। ज्यादा करके इट विल बी मोर ऑफ द सेम थिंग। मगर मैं ये देखना चाहूंगा जरूर कि आउटले फॉर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स को ज्यादा आउटले दिया जाए और खास करके ज्यादा आउटले के बावजूद इसमें एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, इसका एक प्रबंध करना चाहिए, वो जरूरी है। और एक अकाउंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। तो मैं पिछले साल भी इसका डिमांड किया था। तो मोर आउटले और एक आउटकम रिपोर्ट और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स विद अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में मैं जरूर कुछ देखना चाहूंगा इस बजट में। मगर अभी पता नहीं, रुक करके देखना पड़ेगा क्या निकलता है इसमें। बिकॉज एग्रीकल्चर कृषि जो क्षेत्र है हमारा देश के लिए इतना अहम है। सिर्फ 14-15% हमारा जीडीपी का उसका कंट्रीब्यूशन है, मगर 52% लोग आबादी वर्कफोर्स उस पे उस आधारित है। तो आई थिंक इट्स कंप्लीटली इनइक्विटस कि स्मॉल केक इज शेयर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जी, तो जब आप कहते हैं कि आउटले बढ़ाया जाए, कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि फार्मर्स को और सब्सिडी दी जाए, यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाए, उससे हटकर सरकार क्या कर सकती है? हाँ, उससे हट करके मैं एक काफी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। पहला है जो कितने प्रोडक्शन प्रोग्राम्स है कृषि मंत्रालय के, उसका आउटले बढ़ा दिया जाना चाहिए। वेदर ऑयल सीड्स प्रोडक्शन प्रोग्राम, पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम या ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम, उस सब में। दूसरा होगा उसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हमें चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इसमें इन्वेस्ट, यू नीड टू इन्फ्यूज टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। वैसे तो आप बोलोगे कि कृषि क्षेत्र एक स्टेट लिस्ट में है, राज्य लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, बट फिर भी केंद्र सरकार का ये जिम्मेदारी है टू एंश्योर दैट एग्रीकल्चर सर्वाइव्स एंड प्रॉस्पर्स एंड ग्रोज एट अबाउट 4% पर एनम, जो प्लानिंग कमीशन का टारगेट है। तो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन इसमें जरूरी है। फिर सिंचाई, इरिगेशन को एकदम बढ़ावा दिया जाए। वी नीड टू रैपिडली एक्सपैंड इरिगेशन फैसिलिटीज, इनपुट डिलीवरी सिस्टम, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हमें पूंजी निवेश करना चाहिए, बिकॉज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो लूप होल हम देखते हैं, नॉट एडिक्वेट वेयर हाउसिंग, क्योंकि काफी गोदामों में माल उसके बाहर ही पड़ा रहता है। इस बार आपको क्या लग रहा है, वेयर हाउसिंग को प्राथमिकता दी जा सकती है? जरूरत है वेयर हाउसिंग को प्राथमिकता देने की। ये हम सबों को मालूम है कि दोनों ड्राई और कोल्ड स्टोरेजेस में बहुत बड़ा डेफिसिट है, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर में, इवन क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसके लिए सरकार ने पिछले कुछ सालों में कुछ कदम भी उठाए हैं, लेकिन हमने कोई बहुत इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट आते हुए नहीं देखा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि सरकार एक बार रियलिटी चेक करेगी कि ऐसा कौन सा मिसिंग स्टेप है या मिसिंग लिंक है
जिसके बदौलत हम ये यहाँ इन्वेस्टमेंट ला सकें। एक दो चीजें जो सरकार को हमेशा याद रखनी होगी कि जहां हम फार्मर की बात कर रहे हैं और सरकार ने कुछ इफेक्टिव कदम भी उठाए हैं पहले फार्मर को कि वेयरहाउस गुड पे कितने कम से कम इंटरेस्ट रेट पे बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाए, बट ये कभी भी सरकार ने नहीं सोचा है कि उनको जो सर्विस दे रहे हैं वेयरहाउसमैन, क्योंकि एक छोटे फार्मर को डील करना अपने वेयरहाउस में ऑपरेशनली बहुत बड़ा चैलेंज है। और वेयरहाउसिंग, एग्री वेयरहाउसिंग जो है बड़ा सीजनल बिजनेस है, वायबिलिटी इसकी बहुत लो है, बहुत लो मार्जिन है। तो हम कैसे वेयरहाउसेस की वायबिलिटी बढ़ा सके? अल्टीमेटली कोई भी सब्सिडी, कोई भी इंटरेस्ट इनकम टैक्स का इंसेंटिव तभी काम में आएगा जब लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टर को ये दिखेगा कि इट इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। तो मेरी ये उम्मीद है कि सरकार एक कंसर्टेड और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन बनाएगी WDRA के द्वारा, RBI के प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स के द्वारा, और सरकार ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फिस्कल मेजर्स लिए हैं टू इंश्योर कि वेयरहाउसेस को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा वायबल और कमर्शियल बना सके। ये इनफैक्ट वो स्ट्रक्चरल इश्यूज होंगे जिस पर सरकार को फोकस करना पड़ेगा। एक जो बहुत बड़ी दिक्कत हम देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ महीनों से, इंटरेस्ट जो है ट्रेडिंग का वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी फैक्ट जो वॉल्यूम्स होते थे वो ड्राई अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इसको पुश करने के लिए सरकार की ओर से किसी तरह का कदम आता हुआ दिख सकता है? बिल्कुल, इस टॉपिक पे हमारी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। हम दो कारण देखते हैं ये घटते हुए वॉल्यूम्स के। एक तो फंडामेंटल सिचुएशन है जिसको तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो मार्केट फैक्टर्स ड्राइव करते हैं, और दूसरी चीज है कि एक रेगुलेशन स्ट्रांगर होने चाहिए, जो कि एफएमसी खुद ही ने सरकार को रिक्वेस्ट की है और प्रपोजल पेश किया है कि या तो आप एफसीआरए को अमेंड करके एक ऑटोनॉमी दे एफएमसी को, या तो जो सेबी एफएमसी की मर्जर की बातें हो रही है काफी सालों से, या तो वो स्टेप ले। कोई उनमें से दोनों स्टेप्स पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि या तो एक स्ट्रांगर एफएमसी या तो एक मोर क्रेडिबल रेगुलेटर इन द फॉर्म ऑफ सेबी। अगर रेगुलेटर स्ट्रांग रहे तो मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और काफी सारा जो घटता हुआ वॉल्यूम हमारे हिसाब से वो है कि एक मार्केट में कॉन्फिडेंस कम हुआ है एनएससीएल के कारण, और काफी सारी जो चीजें हुए उसके कारण जो एक कॉन्फिडेंस जो घटा हुआ है उस कॉन्फिडेंस को वापस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मजबूत रेगुलेटर उसकी अहमियत काफी ज्यादा है इस मार्केट में। इनफैक्ट इसी मुद्दे पर हम आगे हमारे बाकी के जानकारों से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश की इस बारी मोदी सरकार का जो बजट आने वाला है, जो हम मेक इन इंडिया बजट कह रहे हैं, उसमें कितनी बात बनेगी खासतौर से कृषि और कमोडिटी क्षेत्र के लिए। ब्रेक से पहले चर्चा हुई और शाह साहब ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया कि रेगुलेशन को कैसे मजबूत किया जाए। काफी सारी चीजों पर विचार किया गया है, काफी प्रपोजल भेजे गए हैं एफसीआरए बिल को लेकर, या फिर एक और ऑप्शन जो दिया गया है कि एफएमसी को सेबी जो इक्विटी मार्केट्स का रेगुलेटर है उसी के साथ जोड़ दिया जाए। सिंगल साहब, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी, बेस्ट ऑप्शन इस मार्केट के लिए क्या होगा? क्योंकि शाह साहब भी पहले कह रहे थे इस मार्केट को जरूरत है और भी स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस की। मैडम, ऐसे है कि रेगुलेशन जो है वो एक सेपरेट इशू है, वो फाइनेंस बिल के अंदर वो इशू फाइनेंस बिल से रिलेटेड नहीं है। जैसा आपको मालूम है, फाइनेंस बिल के अंदर जो चीज है वो मेन चीज है सीटीटी, जो लास्ट ईयर में लास्ट फाइनेंस बिल में जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया था 2013 के अंदर, उसकी वजह से वॉल्यूम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी वजह से वॉल्यूम घटे हैं। जो मतलब एनएससीएल के क्राइसिस वाली बात थी उसका तो भरपाई हो चुकी है। अगर आप देखें तो अभी एमसीएफ का वॉल्यूम जो है वो 2012, 13, 14 और 14-15 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इट वाज 50 से 55 हजार करोड़ वन साइडेड एवरेज वॉल्यूम था, जो सीटीटी लगने के बाद 30,000 पे गिर गया। तकरीबन 50% ग्रोथ डाउन हुआ, क्योंकि एग्री कमोडिटीज में सीटीटी नहीं था। इसलिए शाह साहब को जो है उसके लिए उसकी कमी महसूस नहीं हुई होंगी, क्योंकि सीटीटी जो है वो नॉन एग्री पे लगा है। और जहां तक मोदी फाइनेंस बिल की बात है, उसके अंदर हम यही उम्मीद करते हैं कि सीटीटी जो है वो या तो कम कर दिया जाए, नहीं तो इसको अगर ग्रोथ करना है तो एग्रीकल्चर के साथ जो है बेस मेटल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप देखें टॉप 5 में से 3 एक्सचेंजेस जो है चाइना में हैं अभी, जिनमें ग्रोथ हुई है, और वहां पे सबसे ज्यादा मेक इन इंडिया के लिए बेस मेटल की बहुत सख्त जरूरत है। तो इसलिए अभी हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इस फाइनेंस बिल के अंदर
जो एग्री कमोडिटीज में जो प्रोसेस्ड एग्री कमोडिटीज हैं उसमें भी सीटीटी हट जाएगा और कम से कम बेस मेटल और बुलियन के अंदर भी सीटीटी हट जाएगा, क्योंकि सीटीटी जो है अगर आप देखें सीटीटी लगने से पहले इंडिया जो है वो इन सब चीजों का बेसिकली इंपोर्टर है। हम इसके बहुत बड़ा एक हम एडवांटेज खो रहे हैं प्राइस सेटर होने का। आप देखिए कि गोल्ड के अंदर जो है हमारे यहाँ गोल्ड की जो बिड एंड आस्क का इम्पैक्ट कॉस्ट जो थी एमसीएक्स में ट्रेड करने की सीएमई से कम थी, तो इंडिया कुड हैव बिकम प्राइस सेटर। तो मैं जहां तक समझता हूं जो फाइनेंस बिल से हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि सीटीटी कहीं भी वर्ड ओवर है नहीं। 2013 के अंदर बजट के अंदर सीटीटी लगाया गया था और वो सीटीटी जो है उसको जरूर गवर्नमेंट को फाइनेंस बिल में जो बजट से एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि सीटीटी को या तो वो हटा देंगे या कम से कम कर देंगे। और हटाने के लिए क्या है कि प्रोसेस एग्री कमोडिटीज, बेस मेटल और बुलियन, इस पे तो कम से कम बिल्कुल भी औचित्य बिल्कुल भी किसी तरीके से भी नहीं है, यानी कि औचित्य तो किसी भी चीज पे नहीं है सीटीटी कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग में, क्योंकि इंडिया को अगर प्राइस गेटर्स की बजाय प्राइस सेटर बनना है जो मोदी जी का मेक इन इंडिया विजन है। दूसरी चीज है कि परसेप्शन को इंप्रूव करने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और जो लोग कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए हैं उसके लिए जो शाह साहब ने बोला वो बहुत रेलेवेंट है कि या तो एफसीआरए पास कर दिया जाए। पिछले 10 साल से हम एफसीआरए पास होने की उम्मीद कर रहे हैं। आप देखिए 2013 में सीटीटी लगने से पहले नेल्सन ने एक स्टडी की थी जिसमें उसमें स्टडी में उन्होंने बोला था कि डब्बा ट्रेडिंग जो है, जो बकेट शॉप है या ऑफ मार्केट ट्रेड है, वो 3 टाइम्स है ऑफिशियल ट्रेड से। तो आप देखिए कि जब एफएमसी के पास कोई पावर है नहीं सर्च की, सीजर की, एक्शन लेने की, तो एफएमसी तो कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए या तो एफसीआरए पास हो या सेबी में इसके साथ मर्जर हो, जैसा भी सरकार सोचती है। हो सकता है कि मतलब इसके अंदर ये है कि मार्केट परसेप्शन इंप्रूव करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब बजट स्पीच में बोल सकते हैं, लेकिन फाइनेंस बिल के अंदर इसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता। इसी तरह बजट स्पीच में एक चीज और हो सकती है, बजट स्पीच में एक और हो सकती है कि जो अभी एफडीआई और एफआई लिमिट्स हैं वो कॉमन है दोनों की। मैं इस मुद्दे पर वापस आऊंगी एफडीआई और एफआईआई की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। लेकिन ये जो बात आपने छेड़ी है और जिस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, रेगुलेशन के तौर पर क्या पॉसिबल मेजर लिया जा सकता है, बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट यहाँ पर सिंगल साहब ने उठाया है, चंद्रशेखर जी, कि फाइनेंस बिल का शायद हिस्सा ना हो लेकिन इसका मेंशन हो सकता है, खासतौर से सेबी और एफएमसी का विलय। क्या आपको वाकई में लग रहा है ये एक बहुत बड़ा कदम है जो शायद ये सरकार इस समय ले सकती है? ये जो प्रस्ताव है पहली बार 2006 में निकला था और मैं तब से इस मुद्दे में जुड़ा हूं। आई वॉज एन एक्सपर्ट हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग। मैं अभी भी समझता हूं कि ये जो मर्जर का प्रपोजल है अनुचित है। सेबी और एफएमसी का मर्जर से जो कमोडिटी मार्केट को जो ध्यान मिलना चाहिए, फोकस अटेंशन मिलना चाहिए, शायद नहीं मिलेगा। इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट का ट्रेडिंग दोनों ऑनलाइन सिस्टम का है, मगर उसका जो फंडामेंटल्स है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बहुत अलग है। इसका जो असर है लोगों के ऊपर, वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट ऑफ द इक्विटी मार्केट एंड द कमोडिटी मार्केट। तो इसके लिए खास करके एक अलग ही रेगुलेटर चाहिए। वो हमारे पास है सन 1952 से, तो वो ई शुड कंटिन्यू, मगर उसके हाथों को मजबूत बनाना चाहिए बिकॉज उनका पास 50-60 साल का डोमेन एक्सपर्टीज है। राइट, वी नीड टू यूज दैट डोमेन एक्सपर्टीज एंड स्ट्रेंथन दिस मार्केट। तो एंड उसको एफएमसी को जो स्ट्रक्चर है उससे वी नीड टू लॉट मोर प्रोफेशनलाइज द एफएमसी स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेशन। तो मैं नहीं समझता हूं कि समय अभी उचित है to discuss this merger. So I'll be very surprised and shocked if there is any reference. फिर भी अब दोनों एफएमसी और सेबी वित्त मंत्री के नीचे है, उस मंत्रालय के नीचे है, तो they should be able to focus और गिव इक्वल अटेंशन टू बोथ द मार्केट्स। मर्ज करने से वो शायद नहीं होगा, और मैं नहीं समझता हूं कि देश में कोई एक व्यक्ति है जो सेबी का चेयरमैन हो और ही विल बी एबल टू हैव डोमेन एक्सपर्टीज एंड गिव इक्वल अटेंशन टू बोथ द मार्केट्स। मुझे तो दिख नहीं रहा है, देयरफॉर मैं समझता हूं ये उचित नहीं होगा ये मर्जर। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू आया है सेबी एफएमसी के विलय पर। देखना होगा कि क्या इस बजट में उसकी कुछ थोड़ा सा
रेलेवेंस आता है या नहीं, उस पर बातचीत होती है या नहीं, लेकिन एक बहुत ही कंटेंशियस पॉइंट है कमोडिटी मार्केट के लिए। हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। काफी चुनौतियां हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज को लेकर इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर की, उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इस बजट के जरिए, उस पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे CNBC आवाज पर एक खास पेशकश, मोदी बजट से क्या है उम्मीदें। हम बात करें कृषि और एग्रीकल्चर सेक्टर की, और खास तौर से कमोडिटी मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट पैनल। एक मुद्दा उठा था वेयर हाउसिंग का, लेकिन लार्जली एग्रीकल्चर या फिर इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने देखी काफी समय से मांग तो है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, इंसेंटिव मिले, लेकिन सरकारी पैसा ही लगता हुआ दिखाई दिया है। क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को और बढ़ावा दिया जा सकता है? सिंह, यहाँ पर चौधरी साहब, क्या वो एक जरिया होगा ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इसमें काफी ज्यादा लगता है वो कम हो सके? दो तीन बातें गौर करने तलब है। एक तो ये कि आपने सही कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ऊपर है और वायबिलिटी जो एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग की बहुत सस्पेक्ट है, इन द सेंस कि कोई भी एक सीजन खराब होता है और वो 2-3 साल का प्रॉफिट एक एग्री वेयर हाउस से लेके जाता है। तो इसमें 2-3 बातें सरकार को बहुत गंभीर तरीके से सोचनी चाहिए। एक, जो 35 AD में जो एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दिया था उन्होंने, लेकिन वो मैट लगा के वो बेनिफिट जाता हुआ दिखता है, नंबर एक। दूसरा, फिर एक 73A इंसर्ट हुआ कि ये जो आप बेनिफिट यहां मिलेगा उसको दूसरे उसी बिजनेस के दूसरे वेयर हाउस से आप या दूसरे बिजनेस से आप उसको ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। और चूंकि मैट का भी एक लिमिटेड पीरियड है तो कोई बहुत इफेक्टिव गेन नहीं मिला है, नंबर एक। नंबर दो, जो आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म है उसमें एक एग्री वेयर हाउसिंग के लिए जो लोन दिया जाता है उसे इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर लेंडिंग के रूप में माना जाता है, जो बैंकों के ऊपर 4.5% का मैंडेट है। वो 4.5% फुलफिल करने में बैंकों को बहुत तकलीफ नहीं होती। कहां तकलीफ होती है? 13.5% जो डायरेक्ट एग्री का है, और वहां बैंकों के पास ज्यादा एपेटाइट है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने का। और ये सिर्फ इनडायरेक्ट एग्री से डायरेक्ट एग्री मूव करने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। दो, ये बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सारी बेनिफिट्स हैं वो मिलनी चाहिए, इंक्लूडिंग फ्रॉम बैंक लोन। आज बैंक ये एक्सपेक्ट करती है कि कोई एग्रीकल्चर वेयर हाउस के लिए लोन दिया तो 7 साल में रिपे हो जाएगा, और आप एक्चुअल जो धरातल पर स्थिति है उसे देखें तो इसके रिपेमेंट के लिए 12 से 14 साल लगता है। तो कहां से कोई 7 साल में इसे रिपे कर सकता है? तो कुछ टैक्स के लेवल पे, कुछ RBI के लेवल पे, और कुछ जो बैंकों के लेवल पे, इन तीनों का मिलावट हो। 3, चौथा, एक जो बहुत महत्वपूर्ण है और एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था 2007 में WDRA एक्ट पास करके, जो इनैक्ट हुआ 25 अक्टूबर 2010 को। मैं आपको कह सकता हूं कि ये एक वाटरशेड डेवलपमेंट है कंट्री के लिए, लेकिन हमें अभी तक उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आता हुआ नहीं दिख रहा है। हम NWR वेयर हाउस सीट की बात करते हैं, निगोशिएबल। मैं एक बैंकर रहा हूं 24 साल, और मुझे मालूम है कि निगोशिएबिलिटी से लिक्विडिटी नहीं आती, लिक्विडिटी आती है कॉन्फिडेंस से। कि जो इंस्ट्रूमेंट है वेयर हाउस सीट, उसके नीचे जो अंडरलाइंग एसेट है उसमें मार्केट को कितना कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए सरकार को और प्रयास करना चाहिए। और एक और जो आखिरी में बताना चाहूंगा कि सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है बाय एक्सटेंडिंग द प्री हार्वेस्ट क्रेडिट फैसिलिटी ऑन द सेम टर्म्स टू पोस्ट हार्वेस्ट। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, नंबर 1, कि WDRA में रजिस्टर्ड जितने वेयर हाउसेज हैं वो छोटे किसानों का हो, बड़े किसानों का हो, ट्रेड का हो, प्रोसेसर का हो, उन सबों को डायरेक्ट एग्री सेक्टर का टैग मिलना चाहिए बेनिफिट का। इससे क्या होगा? क्रेडिट कॉस्ट कम होगा। जब क्रेडिट कॉस्ट कम होगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स बेनिफिट करेंगे। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जिस पर सरकार मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए। शाह साहब, भाई क्विकली, फिजिकल मार्केट को स्ट्रेंथन करने की आप लगातार मांग उठाते आए हैं, वो एक चीज क्या हो सकती है, अगर आप संक्षिप्त में बता सकें? बेसिकली ये जो APMC मार्केट्स में जो काफी सारा सुधार आना जरूरी है और आना बाकी है,
उनको अगर एक फंड क्रिएट करे सरकार, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को एनकरेज करे कि आप एपीएमसीज को, बहुत बातें हो गई, बहुत हो गया, लेकिन उनको एनकरेज करे कि अब तुम रिफॉर्म करो, आपके मॉडल एपीएमसी एक्ट्स को अमेंड करो, और अमेंड करोगे तो ये फंड रहेगा ताकि आप टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स करो, वेयर हाउसिंग में इंप्रूवमेंट्स करो, सेइंग और ग्रेडिंग में इंप्रूवमेंट्स करो, और इन मार्केट्स को नेशनल मार्केट्स के साथ इंटीग्रेट करो ताकि एक नेशनल एग्री मार्केट बन सके। तो ये कॉन्क्रीट स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है एपीएमसीज को और मजबूत करें। वेरी क्विकली सिंघल साहब, एक पर्टिकुलर चीज जो आपको लग रहा है इस बारी बजट में हो तो बहुत बढ़िया होगा इस सेक्टर के लिए? मैडम, मैं तो बेसिकली एक ही स्टेप फाइनेंस बिल के अंदर हो सकता है, सीटीटी को या तो रिमूव कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। वही स्टेप हमारे को, जहां तक कमोडिटी फ्यूचर मार्केट का सवाल है, वहां के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है। सीटीटी में कटौती या फिर उसको कंप्लीटली खारिज कर दिया जाए। ड्यूटीज के लिहाज से चंद्रशेखर जी, गोल्ड पर हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो 4 से 2% आएगी, लेकिन क्या आपको लग रहा है यहाँ पर की कटौती हो सकती है, लेकिन क्या आपको लग रहा है बाकी की कमोडिटीज भी हैं, स्पेशली एडिबल ऑयल में, जहां पर किसी तरह की ड्यूटी चेंजेस एक्सपेक्टेड है? हाँ, एडिबल ऑयल में तो मांग किया है इंडस्ट्री ने और सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री, मगर मैं नहीं मानता हूं कि ड्यूटी बढ़ेगा एडिबल ऑयल पे। मगर मैं देखता हूं दालों में जो एग्जेम्पशन दिया गया है आयात दाल दलहन में, तो उसमें एग्जेम्पशन 31 मार्च 2015 में एक्सपायर होता है। मैं समझता हूं उसका एक्सटेंशन का घोषणा अभी कर देना चाहिए, नॉट टू वेट अंटिल द लास्ट मिनट। शायद बजट में आएगा, क्योंकि पल्सेस अभी तक दलहन हमारे इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन के और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। प्राइसेस हैव बीन वेरी फ्रेंडली और ड्यूटी एग्जेम्पशन नहीं मिला, तो शायद pulses will start contributing to food inflation, which will be anti-consumer and therefore ड्यूटी एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। प्रीएम्प्टिव स्टेप सरकार को लेना चाहिए। तो काफी ज्यादा मांगे हैं इस क्षेत्र की भी, लेकिन देखना यही होगा कि आखिर में इस महीने के अंत में वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलता है और कितना फायदा कमोडिटी मार्केट और कृषि मार्केट को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।